माफी की अदालत। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जंतर मंतर पर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री जो हैं, तो उनका पर्चा रद्द कर दिया गया था। क्यों रद्द कर दिया गया था? आज इत्तेफाक से सर मिल भी गए हैं, तो हमने कहा सर से चलिए बात करते हैं। सर अपना नाम पूरा परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम हरप्रीत सिंह से है। कहाँ से है सर आप? मैं दिल्ली से ही, दिल्ली से मैं वाराणसी गया था। अच्छा, दिल्ली से आप प्रॉपर दिल्ली से हैं? जी, मैं वैसे तो पंजाब से बिलोंग करता लोग दिल्ली आने के लिए परेशान हो, तो आप दिल्ली से बनारस गए थे। हूँ। देखिए, आवाज़ उठाना जो है ना, वो अब दिल्ली में बैठ कर के आवाज़ नहीं उठ सकती। सही बात है। जो आवाज़ हम पहुँचाना चाहते थे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें ज़मीन पर हो रही है, हाँ। वो जब तक ग्राउंड पे आप जाओगे नहीं। पता नहीं। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि गांधीनगर के अंदर भी कुछ केस आया था निकल कर, इंदौर की सीट पर भी कुछ केस निकल के आए थे, हाँ। जहाँ पर कैंडिडेट को धमकाया गया था उस वक्त में। तो हमने तय किया कि क्यों ना हम वहाँ ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि आखिरी चरण का इलेक्शन था, हाँ। तो फिर हमने तय किया और फिर हम वहाँ पर। तो आपका पर्चा क्या वजह से आपने बोला ना कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो वही हमें सुना, तो हमने कहा कि भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस वजह से आपका, मतलब आपका बहुत बड़ा चेहरा भी नहीं था, बहुत फेमस भी नहीं थे, तो किस वजह से? देखिए, यहाँ पर बड़ा चेहरा होना या छोटा चेहरा नहीं था। समस्या यह थी कि अगर नॉमिनेशन एक सीमा से ज़्यादा हो जाती तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्शन है वो मशीन के थ्रू नहीं होता, वो बैलेट पेपर पे चलता था। तो ये एक बहुत बड़ा केस था जिसमें प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव था कि जो नॉमिनेशन है वो मिनिमम से मिनिमम रखी जाए। ये चीज़ तो रद्द तो मोदी जी का भी कर सकते थे ना, फिर आपका ही क्यों कर दिया गया? केवल मेरा नहीं किया था। क्या गड़बड़ था? बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं थी। हमने जो ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होता। अगर कोई रिजेक्शन है, कोई पेंडेंसी है, आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें कोई पेंडेंसी है तो वो तो सबमिट ही नहीं होता। मतलब एक में भी थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं था? कुछ भी नहीं था। फिर रिजेक्ट का आपने सवाल किया डीएम साहब से? जो डीएम साहब से सवाल तो आप दूर की बात करिए, डीएम साहब का टेबल जो है वो 6 फुट दूर लगा हुआ था। इस कंडीशन में डीएम साहब के अंदर दहशत थी कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है। तो वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि डीएम साहब सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए। मेरा ऑनलाइन फॉर्म भी डिपॉजिट था, दो सेट मैंने ऑफलाइन भी फिलअप करके दिए थे, क्योंकि हमेशा ना 2-3 सेट दिए जाते हैं कि अगर किसी में कोई एरर हो तो जो नेक्स्ट वाला फॉर्म है उसको कंसिडर करिए। एफिडेविट भी ओके था, सारी चीज़ें ओके थी, और केवल मेरा नहीं था, वहाँ पर मेरे साथ श्याम रंगीला थे, मेरे साथ में और जितने लोग थे जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गौ सेवा के नाम पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ सालों के अंदर गौ सेवा में कोई काम नहीं हुआ, उन्होंने नॉमिनेशन किया, और उनके साथ तो बड़ा ही अच्छा केस हुआ। मैं अगर आपको बताऊँ, उस व्यक्ति को उनके फॉर्म में कोई रिजेक्शन नहीं, अच्छा, निकाल ही नहीं पाए वो, क्योंकि वो एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने काम किया, कोई रिजेक्शन नहीं निकाल पाए। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, रात को जिन लोगों ने उनको नॉमिनेट किया था, उनको नॉमिनेट करने वाले 10 के 10 लोगों को उठा लिया गया, और उनको ये बोला गया सुबह जब स्क्रूटनी का टाइम था, उनको ये बोला गया कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। वो व्यक्ति कहता जी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हमने मोदी जी को गौ सेवा के नाम पे वोट दिया था कि गौ माता को बचाया। ये तो सभी कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, शंकराचार्य लोग भी ये बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस व्यक्ति को ये बोला गया कि अगर आप पर्चा वापस नहीं लोगे तो जो ये 10 लोग हैं जिनके कागज आपने लगाए हैं, जिन्होंने साइन किया है, ये 10 के 10 लोग हमारी कस्टडी में है, जो ये कहने के लिए तैयार है कि ये साइन फर्जी है। मतलब वापस लेना है, कैसे भी करके लेना है, वापस लेना है, कुछ भी करके लेना है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्यकर्ता नहीं थे, लिटरली वहाँ पर गुंडे मौजूद थे। उनका जो वकील था, उनकी जो लैंग्वेज थी वो गुंडों से कम नहीं थी। उन्होंने मेरा पहला ऑब्जेक्शन लगाया कि जो नोटराइज किया हुआ है ना, ये नोटराइज में जो है इनका लाइसेंस एक्सपायर्ड है। तो जो जिन्होंने हमें नोटरी करके दिया था, तो वकील थे ना, तो उन्होंने ये बात मुझे बोली कि वकील साहब ने, कहते हैं मेरा ना लाइसेंस का रिन्यूअल भी ले जाओ, क्योंकि उनको ये मालूम था कि सिस्टम में धांधली किस तरीके से चल रही है। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें, क्योंकि हमने बड़े पूरी शिद्दत के साथ डिटेल करके पूरा रेडी कर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से फॉर्म भरा है, फॉर्म जमा कराने से पहले 4 बार चेक किया, प्लस वकील से हमने राय वकील से भी चेक कराया, ऑनलाइन भी भरा, ऑफलाइन में भी 2 सेट जमा किए। आप ऑनलाइन डालेंगे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट खोलिए, वहाँ आपको दिखेगा। मोदी जी को डरने क्या जरूरत है, वो तो उन्हीं का था ना, तो डरने की उनको जरूरत क्या थी? मोदी जी को डरने की जरूरत नहीं है, मोदी जी डरते हैं बोलने वाले से। जो बोलेगा ना, क्योंकि समस्या क्या है,
अभी मेरे आगे कोई टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं चल रहा, हाँ नहीं नहीं मैं तो खुल के आपके सामने बात बोल रहा ऐसा लेके हूँ, मैंने ना देखा पर्ची है। है ना टेलीप्रॉम्प्टर है। तो भाई जो भी व्यक्ति बोल सकता है उससे वो डर। आगामी चुनाव के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो वहीं से? मैं 2029 में वाराणसी में मिलूंगा। फिर से खारिज हुआ तो 29 में खारिज हुआ फिर कोई बात नहीं। देखिए इस बार थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वकील से राय लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो फॉर्म है इस बारी प्रशांत भूषण जी से, प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वही मैंने पहले बता दिया जिनके ना। ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था मुझे जेल में डाल दो, मैं 1 रुपए का फाइन नहीं भरूंगा। तो इस बारी हम प्रशांत भूषण जी की राय के बिना वहाँ पर्चा दाखिल करने नहीं आएंगे। उनको लेके जाएंगे। चाहे देखिए उनको ले जाना तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि उनके मार्गदर्शन के अंदर, क्योंकि जब हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश की लड़ाई लड़ रहे बिल्कुल और क्या। हैं, तो हम एक ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन में लड़ाई लड़ेंगे जहाँ से हमें पूरी संभावना हो कि अगर हमारे साथ गलत होगा तो उस व्यक्ति को बख्शा देंगे और छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई गलत करेगा, चाहे देश के साथ गलत करे, देश के लोगों के साथ गलत करे, उस व्यक्ति को बख्शा देंगे। अब अगर वहाँ जीत गए तो क्या करेंगे? देखिए, मैं गुरुओं की धरती से आता हूँ, पंजाब से। पहला उद्देश्य सेवा ही है, पहला उद्देश्य सेवा। अभी यहाँ पर भी बैठे ना आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें आपसे बात तो हमने सोचना कि आपने बताया कि उनकी बात है। हमने कहा भाई बिल्कुल बड़े अच्छे व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। और मोदी जी आज तक भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कैसे? अच्छा, इनसे सवाल किया जाता है तो ये आरएसएस के लोग बताओ, जो जितने कैसे कहा ना हिंदू दल, क्या आप हिंदू नहीं हो क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? एक्चुअल में ये इनका ना जो ट्रेनिंग सेंटर है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर कौन है? बीजेपी? नहीं, आरएसएस बीजेपी का जॉइंट कंबाइंड ट्रेनिंग सेंटर चलता है। ये लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे जो लोग किसी भी प्रोटेस्ट को खराब करने जाते हैं या कहीं पर भी आप देखेंगे शाम के टाइम में ना यूट्यूबर्स का क्राउड इकट्ठा करते हैं बीजेपी के लिए, मोदी जी मोदी। अभी आए थे ये मार दो बेचारे को, मार उतरने। वो सब लोग 500 रुपये मांगते हैं। अच्छा, 500 रुपये मिलते हैं उनको 2 घंटे। वो दिन में अपनी नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, शाम को 500 रुपये उनको मिलते हैं यहाँ पर आकर के अटेंडेंस लगाने के, जाकर के बीजेपी कार्यालय से भड़काने के। हिंसा भड़काना हो, दंगा फसाद करना हो, या अगर एक आम व्यक्ति जो लड़ नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, उसकी आवाज़ को बंद करवाने, उसकी आवाज़ को चुप करवाने। तो सरकार चला कौन रहा है? अडानी अंबानी चला रहे हैं, बीजेपी चला या आरएसएस चला रहा है? देखिए, अगर आरएसएस चाहे तो सरकार गिर सकती है। आरएसएस इतनी पावरफुल है? आरएसएस चाहे सरकार गिर सकती है। आरएसएस आज का संगठन नहीं है, 1947 के बाद बना हुआ संगठन नहीं है। ये अंग्रेजों के समय में गठित किया गया संगठन है। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, लेकिन वो संगठन वैसे ही चल रहा है। अंग्रेजों के ज़माने का तो कैसे हिंदू का हो गया? ये संगठन अगर आप अगर थोड़ा और सर्च करेंगे ना, इसका नाम निकल के आएगा रॉयल सीक्रेट सर्विसेज। अच्छा, तो ये अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया संगठन है, जिसके बीच में रॉयल सीक्रेट सर्विसेज, ये अंग्रेज लोग रखते थे अपने एजेंट, मतलब हिंदुओं को ही अपना एजेंट बनाते। जी बिल्कुल, खबरी बना के रखे जाते थे। क्रांतिकारियों की मुखबरी का काम करने का काम करते थे। देश में अगर आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी जानी है तो उसका बहिष्कार करने का काम करते थे। लोगों को मतलब उससे पीछे हटाने का काम करते थे। कुल मिलाकर के इनको ये लोग निजी हित के लिए देश हित को पीछे करते थे। जो 2 नेशन थ्योरी किसने दिया था? भारत पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना। 2 नेशन थ्योरी इन्हीं लोगों की दी। इसी वजह से भारत की 2 सरकार तो कांग्रेस की थी। सब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने 2 नेशन थ्योरी नहीं दी। जब आप 2 नेशन थ्योरी की बात करेंगे, ये मुस्लिम राष्ट्र अलग बनेगा, हिंदू राष्ट्र अलग बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कुछ लोग हैं बोलते हैं गांधी जी को मारने वाले को महान बता देते हैं। बताइए, देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं। अब समस्या क्या है, आज के इतिहास क्यों बदलना पड़ रहा है इनको? आज ये लोग किताबों से इतिहास को मिटा रहे हैं, इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं, इसीलिए कि आज से 100 साल के बाद में जब गांधी जी का नाम लिया जाए तो गांधी जी का नाम गद्दारों में लिया जाए और सावरकर का जो नाम है वो देशभक्तों में लिया जाए। अच्छा, नहीं, मोदी जी का हर जगह अभी कैसे का ऑपरेशन सिंदूर किसने दिया? मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने दिया। और मोदी जी तोप लेके खड़े हो गए। ऐसा लगता है बस इन्होंने पूरा काम कर दिया है। और कहीं भी देख लीजिए, मेट्रो कौन बनवा रहा है? MRT बनवा रही है, DL बनवा रही है, और उसमें छप कौन जा रहा है? मोदी जी छप जा रहे हैं। मतलब ये पूरा एडवर्टाइज बना के ये ना एक पूरी थीम बनाई जाती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी को डिफेम करना है,
किसी को ख़त्म करना है तो उसको डिफेम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर रेलवे बेचनी है तो वो वाराणसी जाने वाली ट्रेन वाराणसी नहीं जाएगी, वो अमृतसर जाएगी। अमृतसर जाने वाली बिहार पहुंच जाएगी। क्यों? सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट डिफेम देन किल। लोगों की सिंपैथी खत्म हो जाएगी, अरे यार मुझे वाराणसी जाना था, ट्रेन ने मुझे अमृतसर पहुंचा दिया। आप खुद बोलोगे यार ये तो घटिया ट्रेन है, बेहतर है प्राइवेट कर दो, सही चलेगा। नैरेटिव बनाया जाता है हर चीज़ का। जैसे चीज़ों को बेचने के लिए नैरेटिव बनाया जाता है, वैसे ही ब्रांडिंग का भी नैरेटिव। आप किसी, जैसे आपने बोला तोप लेके मोदी जी खड़े थे, एक्चुअल में नैरेटिव क्या है कि जो अगर उनके बारे में आप बोलोगे कुछ तो आप गद्दार करार दे दिए जाओगे। ये समस्या है। बताइए, आज हमारे देश के सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है, लास्ट है जो यहाँ पर है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब इस चीज़ को सरकार को सुननी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर मोदी जी को भी दे देना चाहिए? देखिए, मैं ना अक्सर अपने पहले भी जो इंटरव्यू होते थे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये सरकार जो है ना, मौजूदा सरकार, एक कहावत है जूते और प्याज वाली, अगर आपने सुनी है तो। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो फंस जाते हैं ना तो उनको सज़ा मिलती है कि भाई 100 जूते खाओगे कि 100 प्याज खाओगे। तो कहते हैं यार ऐसा है कि प्याज तो कड़वे लगेंगे, 100 जूते खा लेते हैं। जब 10 जूते सर पे पड़ते हैं कहते हैं यार जूते तो जोर से पड़ रहे हैं, 10 प्याज खा लेते हैं। 10 प्याज खाते हैं, फिर आंखों से पसीना निकलता है, यार जूते खा लेते हैं। तो 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, उसके बाद में लास्ट में आके क्या बोलेंगे? शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रहे। तो ये समस्या इस सरकार के साथ जो, और ये समस्या क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि जब चीज़ें शुरू होती हैं, आज अगर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता, आप अपने घर होते, मैं अपने घर होता। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो यार, सरकार में बैठा हुआ एक भी मंत्री अगर इस्तीफा देता है, सरकार गिरती है। सरकार गिरती है। ये सबसे बड़ा सवाल है उनका। जान लीजिए, अगर उन्होंने इस्तीफा दिलवाया तो सबसे बोल रहे ना कि बीजेपी की सरकार पे बहुत असर पड़ जाएगा, सरकार गिरेगी। इसी वजह से इस्तीफा नहीं दे रहा। कारण क्या है इसका जवाब दे देता हूँ ना। हमाम में सब नंगे हैं, एक की करतूत दूसरे को मालूम है। सही बात। धर्मेंद्र प्रधान उनका काला चिट्टा छो। अगर मोदी जी ने बोला कि आप एक काम करो, इस्तीफा दे दो, भाई उनके कहने पे देंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी बोलेंगे कि अरे मोदी जी मुझे सारा काला, आके मीडिया सीधा बोल देंगे कि भाई तुम मेरा इस्तीफा मांग के पूरा पक दोगे। हाँ, मैं तुम्हारा मांग लूँ तब काला चिट्ठा मैं तुम्हारा बता दूंगा। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी अभी जो देखिए ना, खुल के बोल रहे हैं ना, पूरा खोल दिया। अमित शाह मोदी का बोले वो तो गुंडा है अमित शाह, और ये क्या बोलते हैं मोदी जी तो नालायक है, क्या क्या नहीं बोल दिए भाई। मतलब इस तरह से उनको वो एक्चुअल में कुछ बोल नहीं रहे, वो सच बोल रहे। जो बातें कही जा रही है, एक एक बात बिल्कुल सच बताई जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आती हैं। अगर मैं 2024 के इलेक्शन की अगर बात करूं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने पे आऊं तो आपका पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। इतनी बारीक बारीक चीज़ें हैं, इतनी बारीक बारीक चीज़ें। चलिए, धन्यवाद। हम सर से फिर कभी मिलेंगे और पूरा फुल पॉडकास्ट लेंगे। धन्यवाद।